का अपना टॉपिक रहेगा सेंटर ऑफ मास। टॉपिक है अपना सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। देखो बेसिकली अपन द्रव्यमान केंद्र किसको कहते हैं, जैसा भी अभी तक अपन ने पढ़ा है, अपन कहते हैं कि जब किसी वस्तु या पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है, यानी कि वह बिंदु जिस पर उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, वो उस पिंड का क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। या उस एक बिंदु के सापेक्ष द्रव्यमान व आघूर्ण भुजाओं का योग है, उसका गुणनफल है वो शून्य के बराबर होता है, तो अपन कहते हैं कि वह उस पिंड या वस्तु का क्या है, द्रव्यमान केंद्र है। तो देखो इसकी डेफिनेशन जब अपन देखते हैं, किसी वस्तु या पिंड का वह बिंदु जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, वस्तु या पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। या क्या कह सकते हैं कि किसी जो बिंदु है उसके सापेक्ष उस वस्तु का द्रव्यमान व आघूर्ण भुजाओं के गुणनफल का योग शून्य होता है, तो वो क्या कहलाता है, वह बिंदु उसका द्रव्यमान कहलाता है। अथवा किसी वस्तु या पिंड पर स्थित वह बिंदु जिस पर उसके द्रव्यमान व आघूर्ण भुजाओं के गुणनफल का योग शून्य होता है, क्या कहलाता है, वस्तु या पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। अब देखो ये तो डेफिनेशन की बात, वही द्रव्यमान व आघूर्ण भुजाओं का योगफल बहुत सारी होंगी, तो इनको क्या लेंगे, I इक्वल्स टू 1 to n, तो समेशन I इक्वल्स टू 1 to n MIRN। ठीक है, बेसिकली अपन देखते हैं तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। जैसे कोई वस्तु है, अपन कह रहे हैं ये अपनी एक वस्तु है, इस पर कोई एक ऐसा बिंदु जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, वो उसका द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। जैसे कि ये एक वस्तु है अपने पास, इस पर इधर तो अपन ने लाइट वेट रखा है, इधर उसका हैवी वेट रखा है, इस वेट से इधर का वेट ज्यादा है। जब अपन अभी देखो सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पर कोई वेट लगाया नहीं है, इन पर समझने के तौर पे मैं बताती हूँ कि जब इधर लाइट वेट होगा और इधर हैवी वेट होगा, तो अपन जैसे जैसे इसको लेते हैं तो इसकी बैलेंसिंग पोजीशन आती है। और मोस्ट ऑफ क्या होता है, अगर सिंगल
होता है। लेकिन इससे ऐसे अपन बैलेंसिंग पोजीशन लेते हैं तो अपन देखते हैं कि जो वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वो लगभग हैवी वेट के आसपास अपने को मिलता है, जो उसको एक बैलेंसिंग पोजीशन में लेके आता है। वरना तब तक क्या था, वरना ऐसे जब करोगे, देखोगे, इसका एनालिसिस करोगे, तो जब तक इधर लाइट वेट नहीं है, बैलेंसिंग पोजीशन में नहीं है, तो ये क्या करेगी, हैवी वेट की ओर झुकेगी। मतलब कि क्या है कि वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, लगभग उस हैवी वेट के आसपास है। ये नहीं कह रहे हैवी वेट पर, हैवी वेट के आसपास है। जैसे अपनी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है, क्या होता है, अपने नेवल के आसपास होता है। एक आप देखते हो जहाँ पे एक्रोबैट्स जो होते हैं, जो नट वगैरह होते हैं, वो कुछ ना कुछ अपनी कलाएं दिखाते हैं। तो देखा करो, ये दो पोल हैं, ठीक है, पोल पे यहाँ एक रस्सी है, यहाँ पर एक्रोबैट है, ठीक है, ये कोई भी मैन है, एक्रोबैट ही ले लो इसको, ये नट है, ठीक है। आप देखते हो ये इस पर चलता है या खड़ा होता है, इसके पास क्या होती है मोस्ट ऑफ टाइम, ये एक छड़ रखते हैं, ठीक है। उस छड़ को ये क्या होता है, पकड़े रहते हैं ऐसे। तो मोस्ट ऑफ क्या होता है, वो उसके यहाँ मिडिल से उसको पकड़ के रखते हैं। मतलब कि वो अपनी बॉडी को भी, अपनी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो अपनी नेवल के आसपास होता है, तो वो उसको ऐसे पकड़े रखते हैं, जिससे कि द्रव्यमान केंद्र वो क्या बैलेंसिंग पोजीशन में है, और वो छड़ जो है और वो आराम से उसको लेके क्या इधर उधर मूव कर सकता है। बेसिकली तो ये है। अपन देखते हैं कि कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान केंद्र जैसे अपन देख रहे होते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि वो पथ परवलय है। नहीं, उस वस्तु का पथ परवलय कैसे हो, द्रव्यमान केंद्र का हाइपरबोला पाथ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जैसे वस्तु है, इसको मैंने ऐसे फेंका, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, इसका जो ऐसे फेंकने पर क्या हुआ, आपने देखा फेंका तो क्या हुआ, ये वस्तु मूव होके जा रही है, ना कि इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास है, उसका पथ तो हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा। ऐसे किसी भी वस्तु आप एक साथ लेके इनको फेंक के देख सकते हो, तो जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो तो सेम रहता है, सीधी लाइन में है, लेकिन क्या है, वस्तु का ये जो पथ है ना, ये घूम घूम के जाएगी, इसका पथ ही अपने को परवलय मिलता है। तो ये है अपना बेसिक सेंटर ऑफ मास। कुछ फैक्ट्स अपन देखते हैं तो अपने को पता है, फैक्ट्स रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास। ये जब देखते हैं तो अपन देखते हैं कि कोई भी गोला है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसका केंद्र बिंदु, ठीक है। कोई भी चकती है, डिस्क अपन लेते हैं, उसका भी जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है, केंद्र बिंदु। शंकु को जब लेते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या मिलता है, उसकी अक्ष पर स्थित होता है, ठीक है। ये तो क्या है, नियमित आकार, नियमित ज्यामितीय आकार की वस्तु, जो रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप की जो थिंग्स, जो वस्तुएं हैं उनका है। तो उनका क्या होता है, जो नियमित, जिनकी देखो रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप वाली वस्तुओं का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उनका सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन जो इरेगुलर ज्योमेट्रिक शेप की जो वस्तुएं हैं, जो अनियमित आकार के ज्यामितीय वस्तुएं होंगी, उनका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, उनके द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करेगा। और जो नियमित, जो रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप की वस्तुएं हैं, उनके द्रव्यमान केंद्र व गुरुत्वीय केंद्र सेम ही होते हैं। तो आप लिखोगे, जैसे आपने डेफिनेशन लिखी कि किसी वस्तु या पिंड का वह बिंदु जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, या उसके द्रव्यमान व आघूर्ण भुजाओं के गुणनफल का योग क्या होता है, शून्य होता है। ये कुछ फैक्ट्स है, ये आप एग्जांपल के तौर पे इनको देख सकते हो। फिर आपको मैंने बताया कि जो नियमित ज्यामितीय आकार की वस्तुएं हैं, उनका द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, उनका
सेंटर पॉइंट होता है। लेकिन इरेगुलर वाली जो वस्तुएं होंगी, इरेगुलर ज्योमेट्रिक शेप, इनका सेंटर ऑफ मास किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन, द्रव्यमान वितरण पर। देखो अपने को पता है कोई भी रिजिड बॉडी है, कोई भी दृढ़ वस्तु है, वो क्या होती है? अनेक कणों से मिलकर बनी होती है। जब अपन ट्रांसफॉर्मेटरी मोशन लेते, स्थानांतरण गति जब लेते हैं अपन, तो उसमें क्या होता है, जो कणों का पथ होता है वो क्या होता है? परस्पर समांतर तथा समान होता है। तो किसी एक भी कण की जो गति होती है वो अपन क्या मान सकते हैं? संपूर्ण वस्तु की गति को मान सकते हैं। स्थानांतरण गति में क्या होता है, ठीक है, इसमें जो कण की गति होगी, कण की गति यानी विस्थापन जो होगा वो क्या होता है? परस्पर समांतर व पैरेलल व इक्वल होता है। परंतु लेकिन क्या होता है, इनका तो यहाँ समांतर होता है, तो यहाँ पर एक कण की गति को क्या है? संपूर्ण वस्तु की गति के फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन जो घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति जो होती है उसमें विस्थापन है वो समान नहीं होता है। तो जब घूर्णन गति में कणों का विस्थापन है, गति है, वो समान भी नहीं होती है, समांतर भी नहीं होती है। तो इसमें अपने को गति की जो एनालिसिस होगा, गति को एक्सप्लेन करना होगा उस मोशन को, तो क्या करना पड़ेगा? अपने को एक एक पार्टिकल की गति का एनालिसिस करना होगा, जो कि अपने प्रैक्टिकल फॉर्म में तो पॉसिबल नहीं है, व्यवहारिक रूप में अपन उसको देखें। तो उसके लिए एक ऐसे सिद्धांत की कल्पना की गई जिसमें ये माना गया कि कोई एक बिंदु है, उस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान किसी एक कण की, उस कण की जो गति होगी उस बिंदु पर क्या होगी? संपूर्ण गति को व्याख्या कर सके, उस वस्तु की संपूर्ण गति को व्याख्या कर सके। तो ऐसा जो बिंदु माना गया उसी को अपन ने क्या कहा? सेंटर ऑफ मास कहा। फिर अपन ने देखा इसका ज्योमेट्रिक और रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप और इरेगुलर ज्योमेट्रिक शेप। अब अपन इन गति को अब क्या करेंगे? पोजीशन अपन देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे कैसे ली जाती है। तो अब अपन पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो एक ग्राफ के थ्रू अपन समझने की कोशिश करेंगे। देखो कोई भी छड़ है ना, उसकी एक तरफ लाइट वेट और एक तरफ हेवी वेट लगाकर भी आप इस द्रव्यमान केंद्र को समझ सकते हो। ठीक है, हो सके तो प्रैक्टिस करना है इसकी। अभी अपना जो टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो अपन ने क्या माना, एक सिस्टम है जो कि दो कणों से मिला हुआ है, यानी कि दो कणों से मिलकर बना हुआ है। ये यहाँ पर है एक्स एक्सिस, ये है यहाँ पर वाई एक्सिस। ठीक है, ये है मूल बिंदु। इस मूल बिंदु के सापेक्ष जो पहला कण है जिसका द्रव्यमान क्या है? m1 है, इसकी स्थिति है r1। दूसरा कण है जिसका द्रव्यमान है m2,
इसकी जो पोजीशन है वो है R2। अब इसका, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इन दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं स्थित होगा। ये इधर मिला है, इधर मिला है, तो ये समझ लो अपने को मिला यहाँ सेंटर ऑफ मास, जिसकी स्थिति है मूल बिंदु से कैपिटल आर। देखें, दो कण लिए, ये ग्राफ अपन साथ साथ देखोगे आप इस डायग्राम को। माना एक निकाय दो कणों ब्रैकेट में जिनके द्रव्यमान m1 एंड m2, दो कणों से मिलकर बना है मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या लिया है? O के सापेक्ष जो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ले रहे हैं अपन, के सापेक्ष कणों का या निकाय का स्थिति सदिश। कैपिटल आर से लिखोगे, ये क्या है? सेंटर ऑफ मास का है, तो RCM इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। फिर कब की पोजीशन है? जब कोई सिस्टम है वो किन से मिलकर बना हुआ है? दो कणों से। यही सिस्टम अब क्या होगा जब n कणों से मिलकर बना हो? आप लिखोगे जब निकाय n कणों से मिलकर बना हो, तो देखो n कणों का अपन कैसे देखेंगे? ये वाला भाई एक्स एक्सिस मूल बिंदु और ये है अपना y एक्सिस। n कणों से होगा m1 द्रव्यमान पहले कण का, उसका स्थिति सदिश R1, ये M2 दूसरे का स्थिति सदिश R2। ऐसे ही क्या है? M3 स्थिति सदिश होगा इसका R3, एक आएगा M4 जिसका स्थिति सदिश क्या होगा? R4। यहां पर बनेगा उसका, जब ये होता है कितने कणों से मिलकर बना होता है, तो इनका क्या है? यहाँ पर स्थिति देखेंगे तो ये यहां से ये तो क्या माना कि इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वही r दूरी पर है। यहाँ पर क्या माना कि ये सेंटर ऑफ मास इसका स्थित है, इनको मिलाने वाली रेखा पर कहीं। तो ये क्या बना? एक निकाय बना, एक सिस्टम बना। तो वैसे ही यदि निकाय है वो n कणों से मिलकर बना हो, तब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो किससे लिखोगे? M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस डैश डैश MnRn और अपॉन में सबका द्रव्यमान डैश Mn। अगर इसको अपन कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हो? समेशन I इक्वल टू 1 to n mi ri अपॉन समय नीचे mi, जहां पर इसे लिखेंगे समीकरण 2। और अपने को पता है I इक्वल्स टू क्या है? 1 to n, जितने भी पार्टिकल से अपना सिस्टम बना है। अब अपने को पता है समेशन mi इक्वल्स टू क्या है? कैपिटल M लिख सकते हैं, कण का सॉरी संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान, संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान। जब ये संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान है तो समीकरण 2 को कैसे लिख सकते हो? RCM इक्वल्स टू समेशन I इक्वल टू 1 to n
एम आई आर आई अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, यहां से देखो नेक्स्ट देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप, आर सी एम इक्वल्स टू समेशन एम आई आर आई अपॉन कैपिटल एम, या आर एम इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई। तो इससे क्या हुआ, संपूर्ण निकाय के जो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान का गुणनफल किसके बराबर है, n कणों के निकाय के द्रव्यमान हुए स्थिति के गुणनफल के बराबर। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इसे लिखोगे इक्वेशन थर्ड। तो आप लिखोगे समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि संपूर्ण निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश कैपिटल आर, संपूर्ण निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश कैपिटल आर व संपूर्ण निकाय के द्रव्यमान का गुणनफल, संपूर्ण निकाय के द्रव्यमान का गुणनफल n कणों के द्रव्यमान व स्थिति के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो ये तो बात आई यहां तक की, अब बात लेते हैं इसकी। यदि n कणों के निर्देशांक, जो कोऑर्डिनेट्स हैं n पार्टिकल्स के, वो क्या हो, एक्स आई, क्योंकि यहां पर क्या स्थिति तो है एक्स आई वाई आई जेड आई ये लेते हैं, तो ये किसके सापेक्ष ले रहे हैं अपन, सेंटर ऑफ मास के। वहीं जब संपूर्ण द्रव्यमान के लेते हैं, संपूर्ण निकाय के, जो कि दोनों कणों से बना है, दो कणों से मिलकर बना है, तो उसका जब लिखते हैं अपन, तो यहाँ पर क्या है, i इक्वल्स टू 1 to n के लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखेंगे, x सी एम आई, y सी एम जे कैप और z सी एम के कैप। इसको भी आप i के साथ साथ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लेते हो तो ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, जब इनकी वैल्यू अपन कहाँ लिखते हैं, इक्वेशन थर्ड में लिखते हैं, फोर्थ व फिफ्थ की वैल्यू। तो देखो यहां पर क्या लिख सकते हो, इसको अक्ष सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप इक्वल्स टू वही एम आई एक्स आई, m1 x1 से लिख सकते हो इसको, m1 x1 आई कैप प्लस m2 x2 जे कैप प्लस m3 x3 के कैप, और नीचे इधर वाला जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो कहाँ है, यहां पर लिखा अपन ने। तो इसको लिख सकते हैं, तो देखिएगा इसको क्या लिख सकते हो आप, एक फॉर्म ऐसी भी हो सकती है इसकी, अक्ष सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। अब देखो दोनों तरफ समीकरण 6 वाली में दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, आई कैप जे कैप व के कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो आप लिखिएगा समीकरण 6 में दोनों ओर आई कैप जे कैप व के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर
देखो जब तुलना करेंगे, यहां पर मैं इस वाली इक्वेशन को हटा रही हूं, अब देख लीजिएगा इसको। तुलना करेंगे तो अक्स CM इक्वल्स टू तो क्या आएगा, आई कैप वाला ओनली, तो M1 x1 अपॉन कैपिटल M, या इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 to n MI xi। YCM क्या बनेगा, I इक्वल्स टू 1 to n वही M2 x2 का MI xi अपॉन कैपिटल M, वही सब ZCM बनेगा। तो क्या बनेगा आपका, I इक्वल्स टू 1 to n MI xi अपॉन कैपिटल M, ये कंबाइंडली लिखेंगे इक्वेशन 8। ठीक है, ये कहां तक की बात है, जब अपन ने ये लिखा है। ठीक है, अब देखो ये क्या स्थिति तो है इनकी, द्रव्यमान के साथ क्या लिया है, द्रव्यमान भुजाओं का आघूर्ण अपन ने लिया है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं अपन, जब इसको क्या लिख सकते हैं, R की जो वैल्यू है तो पूरा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो I इक्वल टू 1 to n MI स्मॉल mi xi अपॉन कैपिटल M। अब यही जो स्थिति है इसको क्या लिख सकते हैं, R dm भी लिख सकते हैं, स्थिति सदिश ही तो है, तो मास के साथ वही स्थिति अपन ने ली है। अब इसकी अलग अलग पोजीशंस बनती है। ठीक है, अपन एक तो कहते हैं यदि सभी कणों का, फर्स्ट केस अगर अपन ये ले लें केस फर्स्ट में, कि यदि कणों का द्रव्यमान बराबर है, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू डैश 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 mn अपन लिखें, तो क्या स्थिति बनती है, देखिएगा जो R की स्थिति क्या है, RCM की वही स्थिति अपन लेते हैं, तो ऊपर वाले समेशन में है m और साथ में क्या है, स्थिति है MIRM, नीचे क्या लिखा है, कैपिटल M। कैपिटल M क्या है, संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान, मतलब कि एक कण का द्रव्यमान और कणों की संख्या। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M इक्वल्स टू Mn, यहाँ से जो द्रव्यमान इक्वल होके कैंसिल होता है, तो ये क्या बचता है 1/n, ये समेशन था इसके साथ, समेशन R था, I इक्वल्स टू 1 to n। ये कब है, ये केस फर्स्ट है जब कणों का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण जो अपनी क्या है, नियमित आकार की ज्यामितीय आकार की वस्तु है, उनका जो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उनका केंद्र होता है। अगर अपन लिखें यदि कणों की मूल बिंदु से दूरी क्या है द्रव्यमान केंद्र की, 0 है, तो वहां पर R की वैल्यू क्या हो जाती है अपने 0। केस 2, यहां पर देखो जब R की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये इधर आएगा 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये समेशन I इक्वल टू 1 to n MI RI इक्वल्स टू 0। वही द्रव्यमान व आघूर्ण भुजाओं के गुणनफल का योग 0 होता है, कब, जब मूल बिंदु से निकाय के कणों की दूरी 0 होती है। थर्ड एक केस और बनता है, इसमें क्या होता है, जब किसी सिस्टम में जो द्रव्यमान वितरण है, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है या सतत वितरण होता है। द्रव्यमान वितरण सतत हो, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, तब क्या होता है, योग को समाकलन में बदल देते हैं अपन, जो एडिशन होता है उसको इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं। तो अभी जो स्थिति ये बन रही है, ये क्या होती है, ये समेशन ना होके क्या आएगा, इंटीग्रेशन MI/RI अपॉन कैपिटल M, ये वाली स्थिति होती है। इसमें भी जब इसको 0 ले दिया तो ये क्या होगी, पूरी MI/RI बराबर
इसको जो कहते हैं द्रव्यमान का प्रथम आघूर्ण। मतलब कि मूल बिंदु के सापेक्ष जब वस्तु सममित होती है तो उसका जो द्रव्यमान का प्रथम आघूर्ण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो स्टूडेंट्स ये था अपना सेंटर ऑफ मास, जिसको अपन ने बेसिकली इसकी डेफिनेशन देखी। उसके बाद अपन ने दो कणों के सिस्टम से लेकर जो इसकी मेल्टिंग फॉर्म थी वो देखी और कुछ फॉर्मूले अपन ने डिराइव किए। 3 केस आपको जरूर से ध्यान रखना है, जब क्या हो द्रव्यमान बराबर हो सभी कणों का, एक क्या हो मूल बिंदु से निकाय के कणों की दूरी क्या होगी, शून्य। तीसरा जब मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, तब क्या आएगा, फर्स्ट मोमेंट भी यहाँ पर अपन निकालेंगे द्रव्यमान का। तो ये था अपना सेंटर ऑफ मास जिसे आपने देखा। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपकी ये जो टॉपिक है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।